नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वारासी और आज मेरे प्यारे बच्चों बड़ी खुशी की बात है कि हमारा अध्याय जो 2 है हमारे आसपास के पदार्थ है वो खत्म हो चुका है। आज हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो उदय बैच चल रहा है। ठीक है, और अभ्यास प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई क्या करो कंप्लीट करेंगे, पूरे के पूरे अभ्यास प्रश्न है जो उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो पहला अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन था कि शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। बेसिकली हमने देखा था कि पदार्थ को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला क्या था, पहला था शुद्ध पदार्थ, दूसरे थे अशुद्ध पदार्थ जिन्हें हमने मिश्रण कहा। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था किसमें, अगर हम बात करें जो विलयन है, ठीक है, निलंबन है, और अगर हम बात करें हमारा जो कोलाइडी विलयन है, इनमें। ठीक है, वही बात करें शुद्ध पदार्थ को हमने डिवाइड किया था किसमें, हमने वर्गीकृत किया था यौगिक और अगर हम बात करें तत्व। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। अशुद्ध पदार्थ में हमने देखा था कि अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण 2 प्रकार के हुआ करते थे। पहला होता था समांगी मिश्रण, दूसरा होता था असमांगी मिश्रण। ठीक है, या विषमांगी मिश्रण, असमांगी नहीं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में हमने पढ़ा था विलयन के बारे में, और विषमांगी मिश्रण में हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था निलंबन और कोलाइडी विलयन के बारे में। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है बताइए। ठीक है, तो ये वाला देखो, क्या विलयन में क्या होता था कि सबसे छोटा साइज होता था अगर हम बात करें जो पार्टिकल्स का। ठीक है, हाँ, और उससे बड़ा किस में होता था, कोलाइडी विलयन में, और सबसे बड़ा होता था निलंबन में। तो विलयन जो होता था वो क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता था, जबकि निलंबन और कोलाइड विलयन क्या होते थे, विषमांगी प्रकृति के होते थे। क्या होते थे, विषमांगी होते थे। और कोलाइड जो है वो समांगी जैसा दिखाई देता था बट होता असल में था विषमांगी। ठीक है, यहाँ पर जो विलय के कणों का आकार होता था वो होता था 1 नैनोमीटर। ठीक है, जो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। ठीक है, उससे कम होता था। ठीक है, उससे क्या होता था, कम होता था। ठीक है, इसलिए मैं आंखों से नहीं देखे जा सकते, यहाँ तक कि शक्तिशाली माइक्रोस्कोप द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। निलंबन को हम आसानी से देख सकते हैं। तो निलंबन के विलय के कणों का आकार जो होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इनका व्यास होता है जो 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। कितना होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसलिए इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जबकि कोलाइड में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच इनका साइज होता है। तो इसमें विलयन के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है। ठीक है, विलय के कणों का आकार विलयन के कणों से बड़ा होता है। ठीक है, और वो कितना होता है भाई, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के समथिंग। ठीक है, चलो, इसके कणों को माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसे देखा जा सकता है। चलो, फिर क्या होता है कि भाई विलयन के कण जो होते हैं वो फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, बट निलंबन के नहीं गुजरते, है ना, निलंबन के नहीं गुजरते, ये फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। कौन से वाले, कोलाइड के। ठीक है, तो ये स्थायी होते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल है ना, छोटा है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा वो उतना ज़्यादा स्थायी नहीं रखेगा, वो इतना ज़्यादा उस पर स्थायित्व नहीं रहेगा। तो विलयन का सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, फिर उससे ज़्यादा किसमें होगा, कोलाइड में, और सबसे कम या अस्थायी जो होता है वो निलंबन होते हैं। क्या होते हैं, निलंबन होते हैं। ठीक है, जबकि विलयन में क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, सॉरी विलयन में नहीं होती है ना, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है तथा यह टिंडल प्रभाव उत्पन्न नहीं करते या दर्शाते नहीं है। वही बात करें हम किसकी, हम निलंबन की बात करें, इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन होता है पर टिंडल प्रभाव ये नहीं दर्शाते। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा, कोलाइड विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और वो टिंडल प्रभाव भी दर्शाते हैं, तो ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में, ये भी किस में दिया हुआ है, ग्राम में। मतलब हमें बात चल रही है वेट बाय वेट परसेंटेज की या द्रव्यमान प्रतिशत की। तो वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता था बताओ जल्दी, वो होता था विलय का द्रव्यमान। क्या होता था, विलय का द्रव्यमान, है ना, और बटे में क्या आता था बताओ, बटा, है ना, विलयन का द्रव्यमान। क्या होता था, विलयन का द्रव्यमान। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, विलयन का द्रव्यमान क्या होता है भाई, विलय प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, हाँ भाई, तो बेसिकली इस तरीके से तुम्हें क्या करना था, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम, विलायक जल का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, बट हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए।
तो विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यह हो जाएगा 36 प्लस 100, यह आ जाएगा 136। सिंपल सी बात, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज कैसे निकालोगे, वेट बाई वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे। 36 ग्राम किसका, विलय का द्रव्यमान, और 136 ग्राम किसका, जल्दी बताओ, 136 ग्राम किसका, जल्दी बताओ। ठीक है, 136 ग्राम हो गया विलयन का द्रव्यमान, और इनटू क्या कर दो, 100 कर दो, इनटू क्या कर दो, 100 कर दो। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर तुम्हारे सामने होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ये होमवर्क है, ठीक है, कमेंट में इसमें आंसर बताओ, ठीक है। और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं रिप्लाई करके बोलूँगा कि बेटा इसका आंसर सही है, ठीक है। चलो, पेट्रोल और मिट्टी का तेल है ना, जो कि आपस में घुलनशील के मिश्रण को है ना आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री से अधिक डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब दो घुलनशील पदार्थ हो, जब दो घुलनशील पदार्थ हो, मिसेबल लिक्विड्स हो, तो उनको हम पृथक करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रभाजी आसवन विधि या आसवन विधि। अब यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अगर हम बात करें टेम्परेचर गैप है या फिर क्वथनांक में गैप है, किसमें गैप है, क्वथनांक में गैप है, तो हम इसके लिए आसवन विधि का उपयोग करेंगे। जहाँ पर क्या होता है, हम एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे या आश्रित फ्लास्क लेंगे। देखो, तो जब दो घुलनशील द्रवों के क्वथनांक में अंतर 25 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो, तब इनके मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अच्छा, कार्यविधि में क्या करेंगे, हम इनके मिश्रण को एक आसवन फ्लास्क में ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक आसवन फ्लास्क में ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, एक थर्मामीटर लेते हैं। क्या लेते हैं, एक थर्मामीटर लेते हैं, ठीक है, थर्मामीटर लगाते हैं और उपकरण को दिए गए चित्र 2.7 के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो मैं चित्र तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो है ये एक आसवन फ्लास्क है। क्या है, एक आसवन फ्लास्क, जिसके अंदर हमने मिश्रण ले लिया है। क्या ले लिया, मिश्रण किस किस का, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का, ठीक है। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे। क्या करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल का जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, तो इसकी वाष्प बहुत जल्दी बनेगी और ऊपर जाकर यहाँ पर ये ठंडी होगी। यहाँ पर पानी है ना, ये क्या आ रहा है, यहाँ पर ठंडा पानी आ रहा है, तो इस नली में क्या हो जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी और यहाँ पेट्रोल हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें तथा सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। ज्यादा गर्म नहीं कर देना, नहीं तो दोनों की वेपर बन जाए, ठीक है, दोनों की वाष्प बन जाए। धीरे धीरे गर्म करते हैं, ठीक है। पेट्रोल वाष्पीकृत होकर तथा संघनक द्वारा संघनित होकर बाहर निकल आता है तथा इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आसवन फ्लास्क में मिट्टी का तेल शेष रह जाता है, एक बात याद रखना। और पेट्रोल जो है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है, या फिर अगर हम बात करें अत्यंत ज्वलनशील है। और अगर वो अत्यंत ज्वलनशील है तो उसको सावधानी पूर्वक उपयोग रहना चाहिए। मतलब थोड़ा सा भी अगर हम बात करें, थोड़ा सा भी उसने आग पकड़ ली है ना, थोड़ी सी अगर उसको क्या हो गया भाई, जिसमें भाई आसानी से आग लग जाती है। क्या हो जाती है, आसानी से आग लग जाती है, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़। अच्छा, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। अच्छा, दही से मक्खन कैसे करोगे, अपकेंद्रण करके एक विधि थी। समुद्र से जल कैसे करोगे भाई, समुद्री जल क्या होगा, जल जो है वो वाष्पशील है, मतलब उसकी वाष्प बन जाएगी। क्या हो जाएगी, वाष्प बन जाएगी, नमक की नहीं बनेगी। तो क्या कर दो, उसका वाष्पन कर दो या वाष्पीकरण कर दो। नमक से कपूर, तो नमक जो है ना अवाष्पशील है, अगर हम बात करें अवाष्पशील है, और कपूर जो है वो वाष्पशील है या ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो कपूर की डायरेक्ट वाष्प बन जाती है। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रण, वाष्पीकरण या वाष्पन या ऊर्ध्वपातन का हम उपयोग करके इनको पृथक कर सकते हैं। अच्छा, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो बेसिकली है ना, इसको अशुद्धि दूर करने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती है, जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन है, ठीक है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना कौन सा परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है। तो दैट विल बी योर होमवर्क। क्या है, होमवर्क। चलो होमवर्क छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। तो पेड़ों को तुम काट रहे हो, क्या कर रहे हो, पेड़ों को तुम काट रहे हो, तो क्या यहाँ पर कोई नई चीज बन रही है, नहीं, मतलब ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन। मैंने पी लिख दिया, ठीक है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, कोई नई चीज बन रही है, नहीं बन रही है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना क्या होगा, कोई नई चीज बन रही है, नहीं बन रही। तो ये कौन सा हुआ, भौतिक परिवर्तन, मतलब फिजिकल चेंज। अलमारी में जंग लगना, तो ये केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि जंग जो है एक नया पदार्थ है।
जल का उभरकर वाष्प बनना, जल का उबलकर वाष्प बनना, ये फिजिकल चेंज हो क्योंकि यहां पर कोई नई चीज नहीं बनी। वही बात करें विद्युत तरंग का उपयोग, या विद्युत तरंग का उपयोग में या जल में प्रवाहित होना, किसमें होना, जल में ना, जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, क्या होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना। तो बेसिकली जल जो है, जल जो है वो वियोजित हो रहा है किसमें, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और किसमें, और वियोजित हो रहा है ऑक्सीजन में, किसमें, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहां पर कोई नई चीज बन रही है, इसलिए कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। ये कौन सा चेंज होगा, अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये होमवर्क है, ये बात हमेशा याद रखना कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। मैं बता देता हूँ, भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हो, अगर हम बात करें बर्फ का पिघलना, ठीक है, हाँ, और यहाँ पर तुम लिख सकते हो कार्बन का जलना या फिर कागज का जलना, ठीक है। तो और भी अगर हम बात करें, हमने डिटेल में से पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आई होप तुम लोगों को पता होना चाहिए। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें, ठीक है। ये वह दिया हुआ था, लेकिन आसपास क्या क्या चीज हो सकती है, सोना है, चांदी है, तो शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ में कर दो भाई। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो तत्व होंगे, जो यौगिक होंगे, ठीक है। तांबा हुआ, सोना हुआ, नमक, चीनी है ना, आश्रित जल, ठीक है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, चांदी, लोहा, हीरा, अल्कोहल, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ है क्योंकि ये तत्व है या फिर यौगिक है। वही बात करें मिश्रण की, नल का जल, उसमें कुछ अशुद्धि हो सकती है, ठीक है, या फिर तुमने देखा होगा जल के शुद्धिकरण के लिए हम क्लोरीन का उपयोग करा करते हैं। दूध हुआ मिश्रण, वायु मिश्रण, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, ये क्या है, मिश्रण है। आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, सोने से बने आभूषण का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी 24 कैरेट सोना बोलते हो तो शुद्ध सोना होता है, क्या होता है, शुद्ध सोना होता है। क्यों होता है शुद्ध सोना, क्योंकि है ना उसमें 24 की 24 भाग क्या होते हैं, अगर हम बात करें सोने क्या होता है। बट वही बात करें कि 22 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि 22 भाग सोने के और 2 भाग अगर हम बात करें कॉपर लेते हैं। अच्छा कॉपर क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि सोना जो है वो बहुत मुलायम धातु है, इसीलिए हम वहां पर क्या करते हैं, उसको कठोर बनाने के लिए कॉपर जैसी धातु का उपयोग किया करते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करना, क्या करो, वाष्पीकरण करो। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करना, क्या कर दो भाई, अमोनियम क्लोराइड जो होता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, तो उसको पृथक करना है किससे, सोडियम क्लोराइड से, तो क्या कर दो, ऊर्ध्वपातन कर दो। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना, तो क्या कर दो, फिल्ट्रेशन कर दो, है ना, फिल्टर कर दो। ठीक है, हाँ। दही से मक्खन को निकालना, अपकेंद्रण। जल से तेल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बताओ बताओ बताओ, पृथक्करण कीप का उपयोग करा करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे में विलय नहीं होते, एक दूसरे में घुलते नहीं है, तो हम पृथक्करण कीप का उपयोग करा करते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में किसका उपयोग करते हैं, तो तुम्हें पता ही है, हम उसको क्या करते हैं, छाना करते हैं, क्या करते हैं, छानन, फिल्ट्रेशन का उपयोग किया करते हैं। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग हम किस में किया करते हैं, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण लोहे से हम, या कोई चुंबकीय बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के, पृथक करने के लिए। भूसे से अगर हम बात करें गेहूं के दानों को अलग करना, फटकते हैं ना, फटकना कहलाता है। तो इन विधियों के बारे में हमने तुम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप लोगों को पता करना। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी मतलब हम क्या करते थे, इंक के है ना जो जैसे कि ये एक एग्जांपल है कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करना। तो ये सारी की सारी मेथड्स हमने पढ़ी हुई है, तुम लोगों के लिए ये रहा उसका सॉल्यूशंस। ठीक है, पक्का हो गया, चलो आगे बढ़। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलय, फिल्ट्रेट तथा अवशेष का शब्दों का उपयोग करो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, सबसे पहले हम लेते हैं विलायक, चाय तैयार करने के लिए मतलब पानी। ठीक है, क्या लेते हैं हम, पानी लेते हैं, और पानी में हम क्या डालते हैं, थोड़ी सी अगर हम बात करें चीनी डालते हैं। तो सर्वप्रथम एक कप पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए। तो सबसे पहले हमने कौन लिया, विलायक। फिर उसमें लिया हमने विलय, जो कौन थी, चीनी। ठीक है, कौन थी, चीनी। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा, तीसरा हमें कौन सा मिल गया, विलयन प्राप्त हो गया। मतलब अपने को क्रम बताना था। ठीक है, क्योंकि चीनी जल में क्या होती थी, घुलनशील होती थी, चीनी जल में क्या होती थी, घुलनशील होती थी। अब इसमें आधा चम्मच हम चाय की पत्ती डालिए, जो जल में एक अघुलनशील विलय तथा इसे उबालिए। ठीक है, जल अघुलनशील विलय होती है, जो क्या होती है, हमारी चाय की पत्ती। ठीक है,
अब इसे 1 कप दूध डालकर लगभग 5 मिनट तक पुनः उबालिए, ठीक है। और जब हम छानते हैं, है ना, एक छन्नी के द्वारा छानते हैं, तो इससे छानने पर हमें क्या मिलता है, घुले मिलता है जो नीचे रह जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। और छन्नी में क्या रह जाता है, छन्नी में चाय की पत्तियाँ ऊपर के अवशेष के रूप में रह जाती है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप तुम लोगों को आ गया होगा। क्लियर है? हाँ। अब एक क्वेश्चन आया जो बहुत प्यारा सा है कि प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों को घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा, ठीक है। अलग अलग भाई पदार्थ थे, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये थे, ठीक है। तथा नीचे गए दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विलयता क्या होती है, बढ़ती है। विलयता क्या होती है, बढ़ती है। वैसे ही तुमने देखा 283 केल्विन पर, किसमें, केल्विन पर, उसकी विलयता कितनी थी, 21 ना। 293 पे कितनी हो गई, 32। 313 पे कितने हो गई, वो 62। 333 पे कितने हो गई, 106, है ना। 353 पे कितनी हो गई, 167। ये विलयता दी हुई है अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्राइट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनो। तो भाई अगर मैं बात करूं, कितने की बात चल रही है उसमें, 313 केल्विन। तो 313 केल्विन पर अगर हम बात करें, 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट, देखो ये रहा, उसके अगर हम बात करें विलयता कितनी है, 62। कितनी है, 62। कितनी है, 62, ठीक है। हाँ भाई, तो 313 अगर बात करें, 313 केल्विन पर कितनी है, अगर बात करें 62, कितनी है, 62, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई 50 ग्राम जल में, 50 ग्राम जल के लिए कितनी होगी, तो अभी कितना आंकड़े में दिया था हमारे पास, अभी हमारे पास 100 ग्राम के लिए कितनी है, 62। कितनी है, 62। तो बढ़िया से इसका आंसर देखो, बहुत सिंपल सा। क्या करो, सिंपल सी चीज, क्या करो, सिंपल सी चीज। अभी हमारा 100 ग्राम के लिए कितनी है, 62 है। कितनी है, 62 है। तो बढ़िया सी देखो ध्यान से, तो 62 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, इंटू 50। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, जब तुम इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई, हाँ सही तो है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 31 ग्राम। कैसे आया सर, 100 ग्राम के लिए 62 ग्राम थी, 100 ग्राम के लिए कितनी थी, 62 ग्राम। तो 50 ग्राम के लिए कितनी होगी, 31 ग्राम। ये भी बहुत सिंपल सा था, ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है, ठीक है भाई, और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जबकि विलयन ठंडा होता होगा तो क्या अवलोकित करेंगे, स्पष्ट कीजिए। देखो ध्यान से, उन्होंने 353 केल्विन पर संतृप्त विलयन बनाया। क्या बनाया, संतृप्त विलयन बनाया, मतलब विलय जो है वो अच्छे से घुल गया। अब अगर टेम्परेचर तुम कम करोगे, ठंडा करोगे, तो विलयता क्या होगी, विलयता क्या होगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयता जो घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है, पर टेम्परेचर कम होने पर विलयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, तो देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो देखो भाई 293 केल्विन बोला है ना, 293 केल्विन, तो 293 केल्विन ये रहा। अब इनमें देखो सबसे ज्यादा किसकी घुलनशीलता, वो ये रही, तो वो है हमारा अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा है, वो है 37, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड आंसर आ जाएगा। तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी, तापमान कम होगा तो घुलनशीलता कम होगी। इस तरीके से ये सॉल्यूशन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें घुलनशील कौन है, ठीक है, प्रत्येक लवण की घुलनशीलता इस प्रकार है। अच्छा सभी का पूछा था क्या, ठीक है। प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, तो वो होगा हमारा कौन, वो होगा हमारा, अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड। कौन होगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ भाई, तो पहला क्या था कि चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा कितनी होती है, 62 ग्राम। इसलिए 50 ग्राम के लिए ऑलमोस्ट 31 ग्राम होगी, और हमने निकाल भी लिया, क्या करा, 62 डिवाइडेड बाय 100 इंटू अगर हम बात करें 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 31 ग्राम। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल को, विलयन को जब ठंडा किया जाएगा तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन में पृथक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि भाई टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो उसकी संतृप्तता, मतलब संतृप्त विलयन जो है, ठीक है, वो 300, अगर हम बात करें कितने केल्विन पर हुआ था, हमने कितने केल्विन पर अभी अवलोकन किया था, वो किया था 353 केल्विन। और अगर सॉरी हाँ 353 केल्विन, और अगर तुमने 353 केल्विन से अगर टेम्परेचर कम किया तो घुलनशीलता ऑब्वियसली कम होगी, इसलिए उसे क्रिस्टल देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि ठंडा करने पर घुलनशीलता घटती है तथा अतः ठोस KNO3 का क्रिस्टल प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 293 पर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें घुलनशीलता इस प्रकार थी, और ये सबसे अधिक थी जो है हमारा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो है वो होना चाहिए, ठीक है, इसकी सबसे अधिक अगर बात करें घुलनशीलता होगी। ताप में वृद्धि होने पर किसी लवण की घुलनशीलता बढ़ती है तथा ताप में कमी होने पर घुलनशीलता क्या होती है? घटती है। ठीक है, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ चलो, अब हमें एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा कि निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। किसकी भाई? संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। ठीक है, ये भी बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा होमवर्क है। ठीक है, बहुत होमवर्क है, बट मैं इनकी इसका सॉल्यूशंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन ये होमवर्क है। इन सभी के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। कोलाइड क्या होते थे, इसमें कणों का आकार क्या होता था, ठीक है, जिसमें क्या होता था कणों का आकार। निलंबन में क्या होते थे, उनमें कणों का आकार क्या होता था। ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन होता था, विलयन होता था, उसमें कणों का आकार क्या होता था। शुद्ध पदार्थ क्या होते थे, एक ही प्रकार के कणों से मिले हुए होते थे। वही बात करें संतृप्त विलयन क्या होता था, ये सभी के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं, बट मैं चाहूंगा कि तुम सभी की सभी अगर हम बात करें इस आंसर को अपलोड, अगर हम बात करें खुद से अटेम्प्ट करो और नोट्स रिवाइज करके इसका आंसर दो। ठीक है, चलो। अच्छा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषांगी मिश्रण के बीच में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इनके बारे में सोडा जल कौन सा मिश्रण होता है? लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। ठीक है, तो समांगी मिश्रण वो मिश्रण हुआ करते थे जिसमें, समांगी मिश्रण वो मिश्रण हुआ करते थे जिसमें अगर हम बात करें एक समान वितरण होता था। वही बात करें विषमांगी मिश्रण की तो जिसमें एक समान वितरण नहीं होता। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? एक समान वितरण नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो तो भाई समांगी मिश्रण कौन कौन है? जैसे कि सोडा जल हुआ, बर्फ हुआ, वायु हुई, सिरका हुआ और छनी हुई चाय हुई। और वही बात करें विषमांगी मिश्रण में लकड़ी और मिट्टी, ये क्या हो गया अगर हम बात करें हमारे विषमांगी मिश्रण हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? किस प्रकार पुष्टि करेंगे भाई? तो यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ गया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध जल पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित फिक्स्ड होते हैं। हमेशा याद रखना कि जो शुद्ध चीज़ होती है उनके क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। ठीक है, हाँ भाई, हाँ, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है भाई? ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो यौगिक हो या फिर जो तत्व हो। ठीक है, तो बर्फ क्या शुद्ध है? नहीं, बर्फ शुद्ध नहीं है। बर्फ शुद्ध क्यों नहीं है? ठीक है, बर्फ शुद्ध क्यों नहीं है? ठीक है, हाँ सॉरी, बर्फ है क्यों? क्योंकि वो H2O सॉलिड है ना। H2O क्या है? सॉलिड है। बर्फ क्या है? H2O सॉलिड है। क्यों सॉलिड है ना? H2O सॉलिड है मतलब जल जो है वो ठोस अवस्था में उपस्थित है। लोहा एक तत्व है ना, H2O एक यौगिक हो गया, लोहा एक तत्व है। हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? एक यौगिक है। पारा जो है वो क्या है? तत्व है। क्या है? एक तत्व है। पक्का? पक्का? चलो हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ओके, वन सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मिश्रण से विलयन की पहचान करेंगे। तो विलयन कौन होगा? जो समांगी मिश्रण होगा। विलयन क्या होगा? जो समांगी मिश्रण होगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन है।
तो भाई विलयन में कौन कौन है, एक समुद्री जल है और एक सोडा जल है, ये क्या होते हैं, विलयन होते हैं, क्योंकि ये एक समांगी मिश्रण है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी क्या थे, सब विषमांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, कौन सा टिंडल प्रभाव को अगर बात करें प्रदर्शित करेगा, जो कोलाइडी विलयन होगा वो अगर हम बात करें टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। नमक का घोल जो हो गया वो क्या है, अगर हम बात करें वो एक विलयन हो गया। कॉपर सल्फेट का विलयन क्या हो गया, एक विलयन हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित को यौगिक मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, ये भी बहुत सिंपल सा है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो सोडियम क्या है, एक तत्व है। चीनी का घोल एक मिश्रण है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक यौगिक है। सिलिकॉन जो हुआ वो एक तत्व है। वायु मिश्रण है। मीथेन एक यौगिक है। रक्त अगर हम बात करें मिश्रण है। मिट्टी मिश्रण है। चांदी तत्व है। टिन तत्व है। कोयला तत्व है। साबुन अगर हम बात करें, साबुन क्या होता है, साबुन में अगर हम बात करें, साबुन बेसिकली क्या होता है, एक यौगिक का है, लेकिन उसके अंदर भी अगर हम बात करें, उसके अंदर भी हम क्या देखने को मिल जाता है, अगर हम बात करें उसके अंदर भी हम मिश्रण देखने को मिल जाता है, लेकिन साबुन क्या है, अगर हम बात करें यौगिक है, ठीक है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अगर हम बात करें एक यौगिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक यौगिक है। चलो नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो 1 सेकेंड, तो ये सभी देख लो अच्छे से, ठीक है। इनको लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है, इनको क्या कर देता हूँ, अगर बात करें लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो बेसिकली इसको पहले तुम खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तुम खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तुम खुद भी देखने की कोशिश करो। बेसिकली अगर तुम लोगों से पूछ लेता ना कि अगर बात करें धोने का सोडा, धोने का सोडा अगर पूछ लेता तो वो यौगिक हो जाता। उसके अंदर हम लिखते हैं Na2CO3 डॉन 10H2, तो इसको तुम यौगिक बोल सकते थे। बट अगर मैं बात करूं साबुन की, किसकी बात करूं, साबुन की, साबुन एक मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी भी क्या हो जाएगी, मिश्रण हो जाएगी। चांदी क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। टिन क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब शुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। हाँ, साबुन क्या हो जाएगा, अगर बात करें मिश्रण हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जो हो जाएगा, सोडियम जो है वो क्या हो जाएगा, एक तत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा। भाई बात करें हम चीनी की, किसकी बात करें, चीनी का घोल की, तो मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, अगर बात करें यौगिक हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन जो हो जाएगा तत्व हो जाएगा। वायु मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। ये भी अगर हम बात करें मिश्रण हो जाएगा, ये भी क्या करें, मिश्रण हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अगर हम बात करें क्या होने वाले, ये मिश्रण होने वाले हैं, क्या हो जाने वाले, मिश्रण। वायु सॉरी मीथेन जो है वो एक क्या है, एक यौगिक है। मीथेन जो है वो क्या है, एक यौगिक है जो होता है CH4, ठीक है। रक्त एक मिश्रण है, रक्त क्या है हमारे पास, मिश्रण है, ठीक है। हाँ क्लियर, पक्का। हाँ, तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, क्लियर। चलो आगे बढ़ते, चलो ये बात हो गई क्लियर, पक्का, आगे बढ़े। हाँ चलो नेक्स्ट अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, तो भाई पौधों की वृद्धि क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के चूर्ण पर बालू को मिलाना कोई नहीं है भाई, कोई नई चीज नहीं बनी। खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना अगर हम बात करें, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्या हो गया, भौतिक, क्या हो गया, भौतिक। ये भी क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, जहां पर कोई नई चीज नहीं बनती। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोई चीज जल रही है ना, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन हो गए। पौधे में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। हाँ भाई, तो कितने थे हमारे रासायनिक परिवर्तन, टोटल कितने थे, 5 हो गए, ठीक है। तो इसी के साथ है ना मैं कहता हूँ धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा ये लेक्चर था, है ना, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने ध्यान से डिस्कशन किया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।